तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन को, राइट। जो स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन दो ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आपके वर्ल्ड वाइड हर चीज़ में यूज किए जाते हैं। चाहे हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, चाहे हम लोग साइंटिफिक फील्ड में देखें, तो डिफरेंट एस्पेक्ट में इनको यूज किया जाता है जो कोरिलेशन और रिग्रेशन होता है। अब सबसे पहले हम लोग कोरिलेशन को समझेंगे। कोरिलेशन क्या होता है, कितने तरह का यहाँ पे कोरिलेशन होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और कैसे हमको पता चलेगा कि कोरिलेशन आपका पॉजिटिव है, कैसे पता चलेगा नेगेटिव है। और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम इसके देखेंगे और कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी देखेंगे। इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे कि आपको सारा सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आई होप अभी तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन को। सबसे पहले कोरिलेशन के मीनिंग की बात करते हैं। तो कोरिलेशन क्या है, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है टू असर्टेन द एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो वेरी कर रहे हैं, जिसके बेसिकली जो आप लोग अपने रिसर्च के लिए, अपने स्टडी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, जिन पे आप लोग स्टडी करने वाले हैं, जिनको मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर जिस पे इफेक्ट देख रहे हैं, दीज ऑल आर योर वेरिएबल्स, राइट। तो इन केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग उसके बीच में जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो अगर उनके बीच में हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं कि इज देयर एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप और नॉट, तो वो हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। क्लियर। अब इसके अंदर देखिए एक दो चीज़ें मैं जो चीज़ें मैं मार्क करते जा रहा हूँ वो चीज़ आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वही चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी, इस बात को ध्यान में रखना। Correlation analysis is a statistical technique to study the degree and direction of the relationship between two or more variables। देखिए डिग्री और डायरेक्शन दो चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ तो डिग्री, मतलब क्या कि कितना एसोसिएशन है। एक तो आपने देखा एसोसिएशन है, दूसरा देखा नहीं है, लेकिन अगर है तो कितना डिग्री है, मतलब कितना है, ज़्यादा है या कम है। दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, कि हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है, एक किस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेरिएबल्स को ऐसे हम लोग इसके अंदर देखते हैं। तो ये डिग्री और कोरिलेशन को यहाँ पे बताता है, डिग्री और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द डिग्री टू विच चेंजेस टू द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल प्रिडिक्ट चेंज टू द वैल्यू ऑफ अनदर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कोरिलेशन के अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। अब कोफिशिएंट का काम क्या होता है ये बताते हैं आपके पास में, डिग्री टू विच द चेंज टू द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल प्रिडिक्ट चेंज टू द वैल्यू ऑफ अनदर। यानी कि एक वैल्यू में जो चेंज हुआ वो दूसरी वैल्यू में कितना चेंज होगा, वो चीज को प्रिडिक्ट करता है कौन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। When the fluctuations of one variable reliably predicts a similar fluctuations in another variable, there is often a tendency to think that means that the change in one causes the change in another। अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में कुछ चेंज आ रहा है या दूसरे वेरिएबल की वजह से पहले वेरिएबल में कुछ चेंज आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब होता है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं। और इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्या है, एक एसोसिएशन है, एक रिलेशनशिप होता है। इसी को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। अब यूज की बात करते हैं, कोरिलेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग कोई भी चीज़ को उसके प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी, हमने पहली चीज़ तो रिलेशनशिप देखने के लिए यूज करते हैं। और रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो डिग्री होती है, एक डायरेक्शन होती है। रिलेशनशिप है तो कितना डिग्री रिलेशनशिप है, और दूसरा अगर यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी है, एक पॉजिटिव जा रहा है दूसरा नेगेटिव जा रहा है, दोनों पॉजिटिव जा रहे हैं दोनों नेगेटिव जा रहे हैं, ये इसके अंदर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा है द इफेक्ट ऑफ द कोरिलेशन रिड्यूस द रेंज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर प्रेडिक्शन। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, एक हमारे पास कोफिशिएंट होता है, उसकी प्रेडिक्शन दूसरे कोफिशिएंट के लिए हम लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग जब एक सर्टेन, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलायबल प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो है, मतलब फ्यूचर में होने वाली जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, जिसका अनुमान हम पहले से लगा लेते हैं लेकिन पूरी तरीके से उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए हम अभी से प्रिवेंशन कर से चलते हैं, यानी कि उसके लिए हम यहाँ पे प्रोविजंस बना के चलते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर की जा सकती है, मतलब अनसर्टेनिटी को आप एक तरीके से कम कर सकते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस कंट्रीब्यूट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। यानी कि इसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक बिहेवियर से रिलेटेड जो एनालिसिस होती है उसमें भी कोरिलेशन यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे जनरल फील्ड में हम लोग बात करते हैं, अगर
हमारे सोसाइटी के प्रोस्पेक्टिव से, तो यहाँ पे भी कोरिलेशन यूज किया जाता है। जैसे आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई होगी, कोविड की वैक्सीन जब लगी थी तो उससे पहले उस पर काफ़ी ट्रायल्स यहाँ पे हुए थे, और ट्रायल्स में कोरिलेशन को ही यूज किया गया था। कैसे? जैसे यहाँ पे अगर मैं डोजेज की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने डोजेज ले लिए और मेरे पास ये हो गया यहाँ पे इफेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे किसकी, कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, कोविशील्ड ले लो या फिर कोवैक्स ले लो, उसकी डोजेज की बात कर ली। तो सबसे पहले देखिए डोजेज बहुत कम दी गई होगी, जैसे 0.2 मैं बात करता हूँ। फिर उसका इफेक्ट देखा होगा ह्यूमन बॉडी पे, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है या नहीं है वो देखा गया होगा। फिर इसकी डोज बढ़ाई गई होगी, फिर इसका रिलेशनशिप देखा होगा, फिर डोज बढ़ाई गई, फिर रिलेशनशिप देखा। तो इस वजह से पता चला कि हम लोगों को एटलीस्ट 2 डोज तो कंपलसरी हर किसी को, अगर इस वायरस से हमको एंटीबॉडी बनानी है। तो इसके अंदर भी देखा गया कि डोजेज से क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं कोरिलेशन को इसके अंदर देखा गया। अब दूसरी चीज़ करें, यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं अपने जीडीपी को कैलकुलेट करने के, तो जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, ये सारे कैलकुलेशन जो होते हैं इसके अंदर हम जो जो फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं, बेसिकली इनकम फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, डोमेस्टिक इनकम को करते हैं, फॉरेन इनकम को करते हैं सर्टेन केसेस में। तो वो हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी को कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। और दूसरी चीज़, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में हमको काम करना होता है या एक्सपेंड, अगर हमको फिजिकल पॉलिसी को अप्लाई करना होता है, वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक सर्टेन या पर्टिकुलर फील्ड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या रिटर्न हमें मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का क्या यहाँ पे कुछ है रिलेशनशिप, उसके बेसिस पे एक्सपेंडिचर किया जाता है। और साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना रेवेन्यू चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कोरिलेशन है दोनों के बीच में। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब उसके बाद बात की जाए तो मेजर ऑफ कोरिलेशन क्या है, एक रिलेटिव मेजर ऑफ चेंज है। यानी कि रिलेटिव मेजर का मतलब क्या हो गया कि इसकी, अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं ए वेरिएबल्स में, तो इसका रिलेटिव मेजरमेंट मतलब बी वेरिएबल्स के अंदर हम उसके चेंजेस देख रहे हैं कि ए में चेंज करने से बी में क्या चेंज आए हैं। तो यही इसके अंदर होता है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। हमारे पास कोरिलेशन के टाइप्स होते हैं अलग अलग। जैसे एक बाइफरकेशन ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला, दूसरा होता है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल, तीसरा होता है लीनियर और नॉन लीनियर। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन की। सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन देखिए, सिंपल है। पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में हम क्या कहते हैं कि इफ द बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन द सेम डायरेक्शन। जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, मान लिया जाए ए और बी हैं, वो क्या है एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये भी नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब आप इसके अंदर नेगेटिव आ गया तो इसको मतलब ये नहीं समझेंगे कि ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, नहीं। अगर ये आपका नेगेटिव में जा रहा है पहला वेरिएबल तो दूसरा भी नेगेटिव में जा रहा है, तब भी ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है तो दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है तो मतलब ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन, ये नेगेटिव नहीं है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि अगर माइनस में चला गया तो आप कहोगे कि, अगर दोनों माइनस में चले गए तो आप कहोगे नेगेटिव कोरिलेशन है, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाता है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 158, 160, 163, 166, ये इंक्रीज कर रहा डेटा, कौन सा, हाइट का डेटा। तो वेट का डेटा भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, मतलब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर बात आती है नेगेटिव कोरिलेशन की। तो नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर अगर एक डेटा आपका बढ़ता है तो दूसरा डेटा आपका घटता है, यानी कि एक डेटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा, मतलब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टाइप ऑफ कोरिलेशन। जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा है प्राइस 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा प्राइस। लेकिन अगर डिमांड की बात करोगे तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो हमारे पास होता है वो भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। जो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या बात की जाती है कि हमारे पास जैसे 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 हम लोग क्या करते हैं, प्राइसेस को कम करते हैं मार्केट के अंदर, तो हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है। किसके बीच में, डिमांड और प्राइस के बीच में।
जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं डिमांड कम होगी, प्राइस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो नेगेटिव एसोसिएशन इसमें देखा जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप हम इसको कहते हैं, एडवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो यही हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अब उसके बाद अगर बात की जाए जीरो कोरिलेशन की, तो जीरो कोरिलेशन वैसे बेसिकली प्रैक्टिकल में कुछ जीरो कोरिलेशन होता नहीं है कुछ, लेकिन जीरो कोरिलेशन उस केस में कहा जाता है जब हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में कोई एसोसिएशन होता ही नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन दोनों के बीच में होता ही नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है कि हम लोग कहें कि वेरिएबल्स के बीच में कोई एसोसिएशन ही नहीं है, तो जहाँ पे हमारी स्टडी पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बट वो स्टडी पॉसिबल ही नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई यहाँ पे रिलेशनशिप है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे जीरो कोरिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है यहाँ पे कोरिलेशन बिटवीन वेट ऑफ ए पर्सन एंड इंटेलिजेंस ऑफ ए जीरो इंटेलिजेंस। मतलब यहाँ पे देखिए एक जगह तो वेट दिया गया है, दूसरी जगह उसको उसकी इंटेलिजेंस नापी जा रही है, तो क्या उसके वेट से उसका इंटेलिजेंस पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? रेयर केस हो सकता है बट ऑलवेज फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने बोला कि कोई अगर मोटा है तो क्या वो यहाँ पे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, या कोई पतला है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। इसमें आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है। इसके बाद बात आती है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन की। ये भी इसके तीन टाइप होते हैं। अगर हम सिंपल कोरिलेशन की बात करते हैं तो सिंपल कोरिलेशन हमारा वो कोरिलेशन होता है जिसके बीच में हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। इसमें हम सिर्फ कंसीडर किसको करते हैं? दो वेरिएबल्स को करेंगे। यही हमारा क्या होता है? सिंपल कोरिलेशन होता है। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स को और हम उसके अटेंडेंस को यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं। एक साइड तो उसके क्या है, जो मार्क्स उसने गेन किए हैं वो है, और दूसरे साइड उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो कितनी अटेंडेंस उसकी स्कूल में रही है। तो इसके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं हम लोग कि इसको अगर अटेंडेंस ज़्यादा है तो क्या मार्क्स ज़्यादा हैं, अटेंडेंस कम है तो क्या मार्क्स कम है, मतलब इस तरीके का रिलेशनशिप, तो उस केस में ये जो रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये है सिंपल कोरिलेशन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल को स्टडी किया गया है। अब अगर बात की जाए पार्शियल कोरिलेशन की, तो पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। इन द केस ऑफ पार्शियल कोरिलेशन वन स्टडीज 3 और मोर वेरिएबल्स बट कंसिडर ओनली 2 वेरिएबल्स। हम लोग इसके अंदर स्टडी तो 2-3 वेरिएबल्स को करेंगे बट कंसिडर हम 2 ही वेरिएबल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं, तो इसमें हम लोग जैसे स्टूडेंट के मार्क्स और अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ अटेंडेंस के बेस पे उसके मार्क्स फ्लैक्चुएट नहीं होते। अगर वो मार्क्स से इन्फ्लुएंस होने हैं तो उसके लिए और भी यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज होते हैं। जैसे इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है, जितनी ज़्यादा अच्छी टीचिंग होगी उतने अच्छे मार्क्स उसके गेन किए होंगे। यूज ऑफ टीचिंग एड्स लाइक कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, मतलब इस तरीके की चीज़ें भी। टीचिंग में कितना इनोवेशन हुआ, टीचिंग के क्या मेथड्स थी, कौन टीचर आपको पढ़ा रहा था, किस तरीके का उसने पढ़ाई, ये चीज़ें भी तो इन्फ्लुएंस की जा सकती हैं। लेकिन हम डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही लेंगे। ये चीज़ें इन्फ्लुएंस जरूर कर रही है बट अल्टीमेटली हम लोग रिजल्ट इससे नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए मल्टीपल कोरिलेशन की, तो मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम 3 और मोर वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। इट इज़ केस ऑफ द मल्टीपल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, इन अबव एग्जांपल, इफ स्टडी कवर्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट मार्क्स, अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यूज ऑफ द टीचिंग एड्स, ये सब कुछ हम इसके अंदर यूज करें तो वह मल्टीपल कोरिलेशन है। यानी कि हम लोग पार्शियल के अंदर इनको कंसिडर तो करते हैं बट स्टडी नहीं करते हैं। कौन से? जैसे हमने कहा इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग, टीचिंग एड्स का यूज, ये सब चीज़ें। लेकिन हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर इन चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं, इनकी भी स्टडी की जाती है, इसके बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद यहाँ पे है लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप कौन सा होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इफ द अमाउंट ऑफ द चेंज इन वन वेरिएबल बी एस ए कॉन्स्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल। यानी कि एक वेरिएबल के अंदर जितना परसेंट चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे जितना परसेंट चेंज हो रहा है, तो उतना ही परसेंट दूसरे वेरिएबल्स में भी यहाँ पे चेंज होता है दूसरे स्टेज के अंदर। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स होता है जब हम लोग इसको लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। मतलब लीनियर रिलेशनशिप के अंदर हम क्या, लीनियर कोरिलेशन के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि जितना डिग्री चेंज आपके एक वेरिएबल में होगा, जैसे ये वेरिएबल है, इसमें एक स्टेज में आपका 10% चेंज होता है, तो बी का भी सेम 10% चेंज होना चाहिए एक स्टेज के अंदर।
सेम यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। और लीनियर कोरिलेशन के केस में हमेशा जब भी हम प्लॉटिंग करेंगे तो आपका एक सिंगल लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन आपके कोरिलेशन की लाइन बनती है। इसके अंदर दोनों ही लाइन आपके एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। तो ये है आपके पास में सिंपल लीनियर कोरिलेशन। अब इस केस में यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है रॉ मटेरियल और दूसरा फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल के केस में अगर 10 देखेंगे, फिर 20 मतलब डबल हो गया, फिर 30 ट्रिपल हो गया, फिर 40, फिर 50, फिर 60, इस तरीके से है। और अगर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 2 2 4, 2 3 6, ये भी आपका ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, इसी रेट से बढ़ रहा है जिस रेट से हमारा ऊपर वाला आइटम बढ़ रहा है। मतलब जिस रेट में हमारा रॉ मटेरियल बढ़ रहा है उसी रेट से फिनिश प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, आपके पास में लीनियर कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बात की जाती है। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं है इंक्रीज होना। अगर हम डिक्रीज की बात भी करेंगे तो डिक्रीज भी आपका सेम रेशियो में होगा, तब भी आपका लीनियर कोरिलेशन ही होगा। ठीक है, अगर माइनस हो रहा है तो सेम डिग्री में माइनस होना चाहिए। नॉन लीनियर की बात करें तो जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर के केस में आएगा। और इस केस में आपका एक तो बढ़ेगा कांस्टेंट रेशियो से, दूसरा आपका उसके अंदर चेंजेस आपको अलग तरीके के दिखेंगे, सेम चेंजेस आपको नहीं दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का दिया है और आपको सेल्स वॉल्यूम दिया है। सेल्स वॉल्यूम थोड़ा सा अलग है इसके अंदर। इसको अगर 2 4 8 10 20 इस तरीके में करूँ तो 10 20 30 यहाँ पे कांस्टेंट चेंज आपको दिख रहा है, 10 का चेंज आपको दिख रहा है इसके अंदर। लेकिन नीचे देखेंगे 2 4 8 फिर 10 फिर 20, मतलब एक तरीके का ज़्यादा चेंज आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, आपके पास में नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है। और इस केस में जो आपका यहाँ पे ग्राफ बनता है वो आपका कर्व के फॉर्म में बनेगा, मतलब कुछ ऐसा कर्व के फॉर्म में आपका बनता है, क्योंकि इस केस में आपका लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, एक सिंगल लाइन पे प्लॉटिंग नहीं हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे एक कर्व के फॉर्म में ये बनता है। ठीक है, तो ये था लीनियर और नॉन लीनियर के केस में। उसके बाद बात आती है कि हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कोरिलेशन की। तो जब भी कोरिलेशन की मेजरमेंट की जाती है तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसके अंदर मेजर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के लिए बेसिकली हमारे पास मेथड्स अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करें, ग्राफ के थ्रू हम लोग देखें तो यहाँ पे स्कैटर डायग्राम बनता है, ग्राफ मेथड बनती है। और अगर हम एल्जेब्रिक मेथड की बात करें तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, कंकरेंट डेविएशन मेथड होता है, मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर होता है। लेकिन जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं इन दो मेथड से ही क्वेश्चन आते हैं। ये दो मेथड आपको बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, तो इसी को आपको स्टडी करना है, कार्ल पियर्सन को और स्पीयरमैन को। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले हम लोग बात करें इसके अंदर स्कैटर डायग्राम की हम लोग बात करते हैं। तो स्कैटर डायग्राम के अंदर अगर हम लोग प्लॉटिंग किस पे करते हैं, एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अब यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं। जैसे इसके अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक आता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक आता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपके बीच में यहाँ पे जो अगर पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, मतलब क्या, अगर चेंज हो रहा है तो जितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, जितना एक में चेंज हो रहा है एब्सोल्युटली दूसरे में भी उतना ही चेंज हो रहा है, तो उस केस में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। मतलब दोनों जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो सेम रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, इनका रेट जो है वो सेम है इंक्रीज होने का। ठीक है, और दूसरा अगर ये डिक्रीज भी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो डिक्रीज भी दोनों सेम रेट से कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास में, अगर हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में यहाँ पे पॉजिटिवली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दूसरा अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव कोरिलेशन कब होता है, जब हमारा एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होता है, या एक डिक्रीज होता है और दूसरा इंक्रीज होता है, बट इसके अंदर भी रेट अगर सेम होता है, जितने रेट से ये बढ़ा, जैसे 10 से ये बढ़ा तो 10 से ही ये कम भी हुआ। ऐसे ही अगर एक वेरिएबल आपका 10 से कम हुआ तो दूसरा वेरिएबल 10 से बढ़ा, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, पहला तो ये निगेटिव कोरिलेशन होता है, आप सबको पता चल गया। लेकिन कांस्टेंट रेट इसके अंदर है, जितने से एक इंक्रीज हो रहा है उतने से ही दूसरा गिर रहा है, तो ये हो गया आपके पास में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कौन सा हो गया, अगर एक आपका 10% से इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी 10% से इंक्रीज होगा। अगर एक 20% से डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी 20% से डिक्रीज होगा। तो ये केस बनता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का। और इसके केस में जो हमने बात भी की थी कि यहाँ पे आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन बनती है कोरिलेशन की लाइन।
ठीक। और परफेक्ट नेगेटिव के केस में भी स्ट्रेट लाइन बनेगी बट नीचे को बनेगी, डाउनवर्ड होगी, लेकिन इसमें अपवर्ड स्लोपिंग होगी परफेक्ट पॉजिटिव के केस में। चलिए फिर बात की जाए हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हाई पॉजिटिव कोरिलेशन और हाई नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, हमने जब हम परफेक्ट पॉजिटिव के केस में कहते हैं तो पूरा 1 होता है, यहाँ पे +1 होता है परफेक्ट पॉजिटिव में कोरिलेशन में। अगर परफेक्ट नेगेटिव में बोले तो -1 इनके बीच में होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। मतलब एक 1 जो है आइडियल नंबर है जहाँ पे परफेक्टली कोरिलेटेड कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा, परफेक्ट, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होगा +1, नेगेटिव होगा -1, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है, कोरिलेशन की। क्लियर? तो अब बात गई है इसके अंदर कि हम लोग हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन कब बोलेंगे और हाई नेगेटिव कोरिलेशन कब बोलेंगे। जब भी हम हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे तो मतलब जब आपकी कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 से ज़्यादा आती है, 0.75 या इससे ज़्यादा आती है तो मतलब हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1 के करीब होता है ना, तो ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर इसकी वैल्यू -0.75 से या उससे ज़्यादा आती है, मतलब ये -1 के यहाँ पे पास में होता है, तो ये आपके पास में होता है हाई नेगेटिव कोरिलेशन। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डिटरमाइन करते हैं कि आपका हाई पॉजिटिव है या हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। और इसके अंदर अगर आप इसमें डायग्राम में देखोगे तो एक सिंगल लाइन तो नहीं बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंगल लाइन के आसपास आपका डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। और नेगेटिव के केस में भी एक सिंगल लाइन नहीं फॉर्म हो रही है, लेकिन आपके जो पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं एक सिंगल लाइन के आसपास है, मतलब एक तरीके से हाई नेगेटिव कोरिलेशन और हाई पॉजिटिव कोरिलेशन के बीच में होता है। उसके बाद बात की जाए लो पॉजिटिव कोरिलेशन और लो नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे लो के केस में क्या होता है, जब भी यहाँ पे 0.75 से बेसिकली कम हो जाएगा, या हम लोग बात करते हैं 0.5 से कम हो गया, तो वो आपका लो पॉजिटिव होता है। और अगर माइनस के केस में बात करें तो लो नेगेटिव भी सेम कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे स्कैटर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इसके पॉइंट्स जो हैं ये अलग अलग ऐसे बिखरे हुए हैं, कोई एक सिंगल लाइन के आसपास भी पॉइंट्स नहीं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। और दूसरी तरफ लो नेगेटिव में भी ये पॉइंट्स आपके ऐसे ऐसे बिखरे आपको दिखेंगे। तो ये होता है लो नेगेटिव और लो पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर हम बात करें नो कोरिलेशन की, तो इसके अंदर कोई भी आपको डायग्राम नहीं दिखेगा, पॉइंट्स आपके कहीं भी हो सकते हैं इस तरीके से, तो इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं फॉर्म होता है। ये है आपका स्कैटर डायग्राम ऑफ नो कोरिलेशन, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम मैथमेटिकल में आ जाएं तो यहाँ पे सबसे पहला हमें मेजर करने के लिए हमारे पास होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द covariance of the two variances in a series. This method is widely used in the practice and the coefficient of the correlation is denoted by the symbol R. तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको डिनोट किया जाता है आर से, तो इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली ये कोवेरियंस के बेसिस पे भी निकाला जाता है। इसके अलग अलग मेथड्स आपको दिखते हैं, ये कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेज हैं इसके, और फॉर्मूलेज में आपको अलग अलग फॉर्मूला अलग तरीके का होगा। जैसे R इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। काफ़ी सिंपल है, ये तब दिया जाता है जब आपको कोवेरियंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये काफ़ी सिंपल सा होता है, इसका फार्मूला जो है काफ़ी सिंपल है। कोवेरियंस आपको निकाला जाता है, कोवेरियंस बेसिकली क्वेश्चन में दिया होगा आपको x एंड y, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है दोनों का, तो आप आसानी से इसका r निकाल सकते हैं। उसके बाद बात की जाती है यहाँ पे सेकंड फार्मूला के, जिसके अंदर r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर सिग्मा डी सिग्मा एक्स स्क्वायर और इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे यूज में आता है जब आपके पास में सीरीज होती है, जब आपके पास में यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज होती है तब ये फार्मूला यूज किया जाता है आर का। यहाँ पे क्या है देखिए, एक्स का मतलब जो कैपिटल एक्स का उसका मतलब है एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि डेविएशन ऑफ एक्स। वाई का मतलब भी सेम है, वाई माइनस वाई बार, तो इसके अंदर भी डेविएशन लिया गया है जो हमने मीन डेविएशन और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन में सीखा हुआ है। तो उसी तरीके से डेविएशन इसके अंदर लिया जाएगा, तो आसानी से ये फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला आपके पास में होता है आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और फिर है एन इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। काफ़ी ईजी फॉर्मूला है ये, आपको समझ के याद करना पड़ेगा, ये बहुत ईजी फॉर्मूला है इसके अंदर।
इसके अंदर करना क्या है आपने बेसिकली, सबसे पहले देखिए फॉर्मूले के अंदर क्या दिया हुआ है n इंटू सिग्मा एक्स वाई। तो सबसे पहले आपको सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इनको अलग अलग कर दीजिए। ये अलग अलग कैसे करेंगे, सिग्मा एक्स अलग हो गया, सिग्मा वाई अलग हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। माइनस कर देंगे इसमें से ये चीज़ को, सिग्मा एक्स वाई एक साथ ले लिया, माइनस किया, सिग्मा एक्स अलग हो गया, अब सिग्मा वाई अलग हो गया। वैसे ही अगर हम नीचे देखें तो अंडर रूट हो गया n इंटू सिग्मा एक्स का, सबसे पहले सिग्मा एक्स का स्क्वायर आपको लेना है और इसमें से माइनस करना है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे n से फिर है सिग्मा वाई की बारी आती है, तो सिग्मा वाई का स्क्वायर हो गया, फिर इसमें से माइनस करना है सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो काफ़ी इजी फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको समझ के याद करना पड़ेगा। n इंटू सिग्मा एक्स वाई, फिर अलग अलग कर दो, सिग्मा एक्स को अलग, सिग्मा वाई को अलग, और नीचे भी अंडर रूट के अंदर n सिग्मा एक्स का पहले स्क्वायर करना है, फिर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर करना है, और फिर उसके बाद n इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर है माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। अब एक और मेथड है इसके अंदर जहाँ पे बात आती है r की, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई इंटू वाई माइनस वाई बार, अंडर रूट में है डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, तो इसके अंदर भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। जहाँ पे आपको सीरीज गिवन है, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, वहाँ पे आसानी से एक्स क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, बेसिकली एक्स वैल्यूज है आपकी, एक्स बार क्या है आपके पास मेन वैल्यू होती है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। वाई आपके पास वाई की वैल्यूज होंगे, वाई बार आपके पास में मेन वैल्यू ऑफ वाई होगी। तो सीधी सी बात है, आसानी से सिंपल तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। अभी जो मेथड है आर वाली, ये काफ़ी कम पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ डी एक्स की पावर की स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये भी फॉर्मूला होता है, बट ये रियरली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो मोस्टली पूछे जाते हैं ये फॉर्मूले आपके एग्जाम में आते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको कोवेरिएंस दे दिया जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको दे दिया जाए, और आपको बोला जाए कि आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, यानी कि आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक मेथड मैंने बताई है इसके अंदर कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट दिया है और सेल्स वॉल्यूम दिया है, आपसे पूछा है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है, उसके लिए आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, फिर उस डेटा को इंटरप्रेट भी करना है। देखिए यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं, कितने फॉर्म है, 10 फॉर्म आपके पास में है, और एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को हम लोग एक्स मान लेते हैं, और सेल्स की वॉल्यूम भी आपको गिवन है वाई। सबसे पहला काम होता है हमारे पास में, हम लोग डेविएशन लेते हैं, एक्स का मतलब हो गया, स्मॉल एक्स का मतलब हो गया एक्स माइनस एक्स बार, ये हमने डेविएशन ले लिए, और फिर एक्स स्क्वायर इसका कर देंगे हम लोग, फिर यहाँ पे वाई माइनस वाई बार, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स एंड वाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सारा काम आसानी से आपके पास हो जाएगा। और डेविएशन कैसे लेते हैं मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे यहाँ पे मीन आपका आ गया कितना 14 आ गया, तो 14 से फिर आप लोग डेविएशन लेते हैं एक्स के लिए। कैसे लेंगे डेविएशन, हम लोग 11 माइनस 14 करेंगे -3 आएगा, और 13 माइनस 14 करेंगे -1 आएगा, 14 माइनस 14 0 आएगा। तो इसी तरीके से पूरा डेविएशन लिया जाता है। और वाई बार भी आपके पास में आया, वाई का मीन मतलब यहाँ पे वाई का मीन आ गया आपके पास में, इसमें से अगर 58 मीन आ गया, 58 से हर एक को डेविएट करते रहिए, तो ये आपके पास में डेविएशन आ जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जस्ट, और उसके बाद में उसका समीशन करना है। फिर आपके पास में ये फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले पे अगर अप्लाई करेंगे तो समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। सारा डेटा आपके पास है, समीशन ऑफ एक्स वाई आपके पास है, यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स वाई ये हो गया 70, डिवाइड करेंगे अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर, और सिग्मा वाई स्क्वायर भी हमारे पास है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आई है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया है 0.78। तो इसका मतलब आप क्या समझे, ये 0.75 से बड़ा है, और इस केस में इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज़ वेरी क्लियर दैट देयर इज हाई डिग्री ऑफ द पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है 0.78 है, मतलब 0.75 से बड़ी है, तो इसलिए स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स। इंक्रीज इन द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लीड्स टू इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम, यानी कि जैसे जैसे आपकी
आप लोग एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाएंगे, हम लोग एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ेगी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है बात। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसके अंदर आपको कोवेरिएंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कोवेरिएंस से रिलेटेड जो चीज़ है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.3। अब आपको इसके अंदर कोफिशिएंट निकाल के दे दिया, कोरिलेशन आपको निकाल के दे दिया, मतलब आर की वैल्यू आपको दे दी है 0.3 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इनके कोवेरिएंस की बात की गई है 9, कोवेरिएंस आपको गिवन है 9। द वेरिएंस ऑफ द एक्स इज 16, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। अब आपको इसके अंदर क्या बोला है कि आपको वेरिएंस भी दिया गया है एक सीरीज का, और कोवेरिएंस भी दिया गया है 9 दोनों के बीच का, और आपको आर की वैल्यू भी गिवन है। अब आपसे बोला गया है इसके अंदर कि आप निकालो क्या, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वाई सीरीज का। तो देखिए इसके अंदर अगर फॉर्मूले में आप देखेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाते हैं तो इसके अंदर आपको कहीं से कहीं तक स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम भी आपको नहीं दिख रहा होगा। आपको सिर्फ या तो वेरिएंस दिखेंगे या तो कोवेरिएंस दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर तो नाम ही नहीं है फॉर्मूले में, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो प्रीवियसली हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब भी वेरिएंस पढ़ा था। वेरिएंस के केस में मैंने आपसे क्या कहा था, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन तो आसानी से हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और वेरिएंस आपको ऑलरेडी इसके अंदर निकालना है। तो वेरिएंस का रिलेशनशिप जब हमको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में तो हम आसानी से निकाल तो सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकलेगा और हम लोग वेरिएंस का अंडर रूट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ तो हमको इसके अंदर करनी है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू आपको निकालनी है। वेरिएंस जब निकल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आसानी से निकल जाएगा। तो फॉर्मूले के अंदर देखो क्या दिया गया है, आर दिया है 0.3, कोवेरिएंस आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड वाई के बीच में 9 दिया है, और वेरिएंस ऑफ द एक्स इज 16। आपको सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है आर इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो आर की वैल्यू 0.3 गिवन है और कोवेरिएंस आपको 9 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अंडर रूट 16 इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि वेरिएंस ऑफ वाई आपको नहीं गिवन है। वेरिएंस ऑफ वाई निकालेंगे फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी निकल जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ वाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 16 को बाहर ले आते हैं तो ये 4 आ गया यहाँ पे, और जो 9 है ऊपर 9 ही रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए 0.3 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई यहाँ चला जाता है 4 वाला, और 9 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है तो हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे 1.2 आया, ये आपका मल्टीप्लाई करके 1.2 आ गया, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है और एक आपका पॉइंट है तो 1.2 आ गया। अब इस 1.2 को नीचे ले जाएंगे ताकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ये ऊपर आ पाए, क्योंकि ये रूल आपको पता होना चाहिए जो मैं ये आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है तो मतलब आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 होता है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या क्या हो जाएगा 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 9, ये हो गया। अब हमको ये चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो इसको हम लोग यहाँ लेके जाते हैं, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1.2 नीचे चला जाएगा तो 9 अपॉन 1.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया आपके पास में 7.5, ये आपके पास में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 7.5, जबकि हम लोग इसके अंदर किसकी बात कर रहे थे, पहले वेरिएंस की बात कर रहे थे। और वेरिएंस की जब बात करते हैं हम लोग तो उसके स्केयर की बात करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस का स्केयर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको जो अंडर रूट था ना, अंडर रूट वेरिएंस था आपका, अगर हम इसका स्केयर कर देते हैं तो क्या होता है, ये स्केयर से ये अंडर रूट कट जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये हट गया है, इसकी जगह पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया है। ये बात इसके अंदर है। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। रिलेशनशिप आपको 2 पता होने चाहिए, पहला तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए, दूसरा इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए आर का। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अब सेकंड बात आती है, ये तो थी आपके पास में कार्ल पियर्सन का, अब आता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसके अंदर रैंक फाइंड आउट करते हैं। When quantification of the variables become difficult, such beauty of the female leadership, ability, knowledge of the person, etc.,
देन दिस मेथड ऑफ द रैंक कोरिलेशन इज यूजफुल विच वॉज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन इन 1904। तो इसके अंदर डेट भी याद करनी है आपने। इसको डेवलप करने का काम किया था साइकोलॉजिस्ट जो थे चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 के अंदर। इन दिस मेथड रैंक्स आर अलॉटेड टू ईच एलिमेंट ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इसके अंदर क्या करना होता है, रैंक असाइन करना होता है। कैसे करेंगे अभी बात करेंगे। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दीज वेरी अलॉटेड टू सीरीज ऑफ द रैंक्स इन द पॉपुलरली कॉल्ड स्पीयरमैन द रैंक कोरिलेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रैंक अलॉट करते हैं और रैंक के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कोरिलेशन को फाइंड आउट करेंगे और उस कोरिलेशन को हम कहते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। इसका फॉर्मूला काफ़ी ईजी है। ये फॉर्मूला इसका यहाँ पे होता है R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n। अब इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप, जैसे क्या, R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वेयर माइनस 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कहीं कहीं आपको बुक्स में अगर ऐसा दिखे तो कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, यही फॉर्मूला यहाँ पे है। क्योंकि अगर आप इससे n से अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, n क्यूब बन जाता है और n से -1 को करेंगे तो -n हो जाता है। तो यही चीज़ इसके अंदर यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये फॉर्मूला आए या ये फॉर्मूला आए, दोनों फॉर्मूले सेम है, इसमें डाउट मत करना। डी की बात करते हैं तो डी क्या है यहाँ पे जो 6 सिग्मा डी स्क्वायर में आपको दिख रहा है, डिफरेंस ऑफ द रैंक्स बिटवीन पीरियड आइटम इन द टू सीरीज। अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट है और इंटरनल एग्जाम है और एक्सटर्नल एग्जाम है। ये सारी चीज़ दी गई है। आपसे बोला गया है कि फाइंड आउट करो कि क्या इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम के बीच में कोई कोरिलेशन है। आपको यूज करना है यहाँ पे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में सिंपली क्या करते हैं, हम लोग नेम लिख देते हैं, इंटरनल एग्जाम लिख दिया हमने और फिर एक्सटर्नल एग्जाम लिख दिए। तो इंटरनल एग्जाम जब लिखे तो हमको इसकी रैंकिंग करनी होगी। सबसे बड़े वैल्यू को 1 रैंक, उससे छोटे को 2 रैंक, उससे छोटे को 3 रैंक। तो इस तरीके, जैसे इसमें अंदर 73 है उसको 1 रैंक, उसके बाद हमारे पास 68 है उसको 2 रैंक, उसके बाद 3 रैंक फिर 65 को, 4th रैंक हमने दी 60 को, फिर 5th रैंक हमारे पास आई 51 को और फिर 6th रैंक हो गई 50 को। इस तरीके से पूरी हमने रैंकिंग कर दी जितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अच्छा, फिर हमने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में भी सेम यहाँ पे करना है। सबसे बड़ी वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या दिया है, 9th रैंक दी है, जो कि आपके पास में यहाँ पे जो बेसिकली ये ऑर्डर आपका क्या है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे किया है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में था, ये आपने दूसरा वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे क्या है, आपने 30 जो थी सबसे कम सबसे छोटी वैल्यू, इसको 9 रैंक आपने यहाँ पे दे दी। उसके बाद आपने इसी तरीके से बेसिकली क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू को भी दे सकते हैं, मतलब असेंडिंग में भी कर सकते हैं। जैसे असेंडिंग में कर देंगे तो यहाँ पे मैं उल्टा आपको बताऊँ तो देखिए यहाँ पे 1 रैंक किसको दी, 74 को, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर उल्टे साइड से देखेंगे तो मतलब सबसे बड़ी रैंक जो है यहाँ पे आपने सबसे छोटे आइटम को दी होगी, सीधी सी बात है। तो मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बताता हूँ। तो फर्स्ट रैंक आपने 74 को दी, सेकंड रैंक 72 को दी, इसी तरीके से थर्ड रैंक की बात करें 66 को दी और 4th रैंक आपने 58 को दी। तो ये पूरी आपने रैंकिंग कर दी है। इसको हम लोग R1 बोलेंगे, इसको हम लोग R2 बोलेंगे, क्योंकि आपने रैंकिंग करी है। अब सीधी सी बात है, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं जिसको कैपिटल डी बोलते हैं, जो आपके फॉर्मूले में यूज होता है 6 सिग्मा डी स्क्वायर के रूप में। तो इस डी को हम लोग निकालने के लिए सिंपल सी बात करते हैं R1 माइनस R2, मतलब रैंक 1 की वैल्यू को रैंक 2 से माइनस करते हैं। तो इस तरीके से 5 माइनस 6 -1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0 और 8 माइनस 7 1 और इस तरीके से 6 माइनस 4 2। इस तरीके से वैल्यू आती है डी की आपके पास में सारी। ओके, अब यहाँ पे ये आ गई आपके पास में सारी वैल्यूज यहाँ पे। और जो D1 की बात थी वैसे ही हम लोग यहाँ पे बेसिकली D2 को भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली D2 का मतलब क्या है, डी स्क्वायर है। यहाँ पे डी स्क्वायर हमको चाहिए क्योंकि 6 सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पे चाहिए होता है। तो D आपके पास में आ गया तो सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर कर दो और वो आपके पास में डी स्क्वायर आ जाएगा। तो डी स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे उसका हर एक का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, 0 0 0, 1 का 1, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16। क्योंकि यहाँ पे माइनस, अगर आपको पता चल रहा है यहाँ पे ये माइनस है ना, तो माइनस इंटू -1 कितना होता है, ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस फॉर्म में आ जाता है, 1 इंटू 1 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही -4 है तो -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 इंटू 16 हो गया। तो ये इसके अंदर होता है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं।
अभी डी स्क्वायर आ गया, सारी वैल्यू आ गई है, तो पुट कर दो इसको फॉर्मूले में, r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हम लोग रख देते हैं फॉर्मूले में 1 माइनस 6 इंटू 26, आपको यहाँ पे गिवन है वैल्यू 6 तो पहले से है, सिग्मा डी स्क्वायर से 26 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय एन का क्यूब। एन हमारे पास कितने 9 नंबर्स हैं टोटल, यहाँ पे ABCDEFGHI, और माइनस एन से यानी कि 9 से इसको माइनस कर देंगे। इसके अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ याद करने वाली, कि पहले आपको 1 माइनस वाली इस फिगर को सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा इस वाली फिगर को सॉल्व करना है, फिर उसको 1 माइनस से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे इस वाली फिगर को पहले आपको सॉल्व कर लेनी है, ये जो फिगर है इसको सॉल्व कर लेनी है, और इसमें भी ये फिगर है सॉल्व कर लेनी है। ये सॉल्व करके आपके पास में आया 0.2167, फिर इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास में आ गया 0.7833, और ये भी आपका क्या है, इस तरह स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे बताता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंटरप्रिटेशन है, अब द कैलकुलेशन वेरी क्लियर एंड दैट देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ द पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि R आपका क्या है 0.78 है, मतलब 0.75 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटरनल एग्जाम एंड एक्सटर्नल एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात की जाती है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। इन प्रॉपर्टीज से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग। प्रॉपर्टीज के अंदर पहला प्रॉपर्टी है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, -1 से बड़ा होगा और +1 तक होगा, यानी कि इसकी जो लिमिट होगी +1 से -1 के बीच में होगी, या -1 से +1 के बीच में यहाँ पे होती है। सेकंड की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो हमेशा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। ये हमेशा याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज एंड ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है। ये बहुत डीप जो होता है रिसर्च के फील्ड में, बहुत डीप नॉलेज लेने के बाद हमें पता चलता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक, एक हो गया ओरिजिन, और एक होता है स्केल। जब भी हम सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिन के मतलब होता है यहाँ पे जब हम किसी वैल्यू सीरीज के अंदर प्लस या माइनस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ओरिजिन में चेंज हो रहा है, यानी कि प्लस कुछ चीज़ कर दी तो एक्स्ट्रा हो गया, माइनस कर दी कुछ कम हो गया, तो मतलब ओरिजिन में चेंज हो रहा है। अच्छा, अब स्केल में चेंज होने का क्या मतलब है, तो जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्केल में चेंज करना। समझ आ गई बात। ओरिजिन में चेंज करने का मतलब है प्लस या माइनस करना, और स्केल में चेंज करने का मतलब है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो इस केस में अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यूज़ में किसी वैल्यू सीरीज के अंदर आप अगर प्लस करेंगे तब भी उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, माइनस करेंगे तब भी चेंजेस नहीं आएंगे, और साथ ही आप इसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब भी सीरीज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डी निकाल रहे हैं, हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसके अंदर बात करूँ ना, किसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर आप इस पूरी सीरीज को माइनस या प्लस करते हैं तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम तो रैंक असाइन कर रहे हैं ना। अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट रैंक असाइन की 73, अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे 70 लिख दूँ, 3 हर किसी में से माइनस करूँ, तब भी तो इसको ही फर्स्ट रैंक मिलनी है। इसमें क्या चेंज आना है, इसको तब भी फर्स्ट रैंक मिलनी है, क्योंकि मैं जो वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो हर किसी में से करूंगा ना, 3 वैल्यू, ऐसा तो नहीं है सिर्फ इसी में से करूंगा। तो ये हो गया प्लस, इसी तरह माइनस करूंगा तो माइनस भी कर सकता हूँ, प्लस भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपके पास में चेंज ऑफ ओरिजिन। स्केल का मतलब मैंने कोई सर्टेन वैल्यू से सारी वैल्यू को कोई मल्टीप्लाई किया तब भी चेंज नहीं आएगा, तब भी रैंक जिसको जो मिलनी है वो मिलेगी, और डिवाइड करना है तब भी कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से। दूसरी चीज़ होगा इसके अंदर, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए प्योर नंबर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। तो ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो किसी यूनिट में नहीं निकालते हैं। यूनिट का मतलब जैसे किलोग्राम में नहीं निकालते हैं हम लोग लीटर में नहीं निकालते हैं,
हम लोग मीटर में नहीं निकालते, हम किलोमीटर में नहीं निकालते, किसी में नहीं निकालते, एक हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आती है बस। जैसे आपके पास में आया है, हम लोगों ने जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे, ठीक है, अब मार्क्स देखे तो आंसर पर्टिकुलरली अगर हम एक्सपेक्ट करके चलते तो मार्क्स में ही आंसर आना चाहिए था, मतलब इतने मार्क्स, लेकिन हमारे तो वैल्यू में आई, हमने 0.78 निकाला, तो ये कौन सी मार्क्स होते हैं? ये तो हम जस्ट कोरिलेशन निकाल रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है, यानी कि कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसके अंदर नहीं आता है आंसर के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। हमने जियोमेट्रिक मीन भी पढ़ा हुआ है। जियोमेट्रिक मीन के केस में मैंने क्या कहा था, जितने भी आपके नंबर्स होंगे उनको हम अंडर रूट करके मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने नंबर्स हैं उसके बाहर उतने डेटा आ जाएगा, मतलब उतनी बार उतना उसका आ जाएगा। 3 है तो 3 डेटा है तो 3 बार 3 के पेयर बनाएंगे, 4 है तो 4 के पेयर बनाएंगे, और 2 है तो हम लोग एम्प्लाइड होती है ये चीज़, हम 2 लिखते नहीं हैं, 2 के पेयर बनाते हैं, अंडर रूट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो ये जियोमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का। अब हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, एक BXY होता है, एक BYX होता है। ठीक है, BXY का मतलब होता है कि आपकी जो रिग्रेशन है x ऑन y हम देख रहे हैं, और इसका मतलब होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑन y ऑन x। इसको हम अभी समझेंगे कोरिलेशन में, जो रिग्रेशन है उसमें, लेकिन अभी के लिए इतना समझना, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट कर दे तो ये बन गया आपके पास में जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो यही हमारे पास में होता है r की वैल्यू, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ BXY इंटू BYX। BXY और BYX क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इनका जियोमेट्रिक मीन निकाल दिया, मतलब क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपके पास आ गया। ठीक है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ओके, फिर आगे अगर हम x एंड y इंडिपेंडेंट हैं, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0। सीधी सी बात है, x और y 2 वेरिएबल हैं और इन दोनों का एक दूसरे से कोई एसोसिएशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली है, ये दूसरा भी इंडिपेंडेंट है, तो इसके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। इन दैट केस कोरिलेशन विल बी 0, तो इसको हम लोग 0 कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सारा का सारा पार्ट कोरिलेशन का, जिसके अंदर सारे मैंने जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सबको कवर किया है। उसके बाद बात की जाती है यहाँ पे रिग्रेशन की। अच्छा, रिग्रेशन का जो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, ए स्टडी ऑफ द मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएटेड वेरिएबल्स वेरिन वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड रिग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात करते हैं, यानी कि हम लोग इसके अंदर मैनिपुलेशन का काम करते हैं। उसके अंदर हम एसोसिएशन ढूंढ रहे थे, लेकिन हम इसके अंदर क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स के बीच में इसमें भी हम लोग एक तरीका एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम डिग्री की बात करते थे, डिग्री और डायरेक्शन की। लेकिन इसके अंदर हम जस्ट एसोसिएशन देखते हैं कि क्या कोई एसोसिएशन है, अगर हम एक वेरिएबल में चेंज करें क्या दूसरे वेरिएबल से उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके अंदर ये चीज़ फाइंड आउट की जाती है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द सर फ्रांसिस गाल्टन। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि किसने डेवलप किया, तो इसको पूछा जाता है एग्जाम में। सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1877 के अंदर। इन्होंने किस चीज़ के लिए इसको मेजरमेंट किया था, इस किस चीज़ के लिए डेवलप किया था, तो हाइट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। इन्होंने हाइट और बेसिकली हाइट्स की बात करी थी, उनके पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन के बीच में क्या उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट का उनके बच्चों पे कोई इफेक्ट पड़ता है। इस स्टडी के लिए उन्होंने रिग्रेशन को यूज किया था। रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल टूल टू स्टडी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स एंड टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वन नोन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल होती है नोन, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको मैं IV से डिनोट करूंगा, और दूसरी तरफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, जिसको DV से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब DV से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों मैं पहले भी समझा चुका हूँ, आपको दोबारा से फिर से बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू में आप चेंजेस करोगे। ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी वैल्यू में आप चेंज करोगे, इसका इफेक्ट आप डिपेंडेंट में देखोगे, यानी कि यहाँ पे आप चेंजेस के इफेक्ट देखोगे। जैसे आपने वैक्सीनेशन में किया, वैक्सीन के डोजेज में आपने यहाँ पे चेंज किया, फिर आपने यहाँ पे देखा कि मरीज किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जैसे जैसे डोज बढ़ाए वैसे वैसे आप उसके इफेक्ट को यहाँ पे मेजर करते हो। तो ये रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूज। ओके, अब हम लोग इसके अंदर यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ पे यूज होगा,
इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू में चेंज करेंगे और उसका हम यहाँ पे प्रभाव किस में देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में देखेंगे। दूसरी चीज, इट इज यूज टू ऑब्टेन ए मेजर ऑफ द एरर इन्वॉल्व इन यूजिंग द रिग्रेशन लाइन एज ए बेसिस फॉर एस्टिमेशन, यानी कि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, जब रिग्रेशन लाइन बनती है मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसमें जो एरर्स फाइंड आउट होती हैं वो भी इसके अंदर हम लोग देखेंगे। With the help of the regression analysis, we can obtain a measure of the degree of the association of correlation that exists between two variables। इसके अंदर हम लोग देखिए एसोसिएशन भी देखेंगे और कोरिलेशन भी देखेंगे। इसके अंदर कितना डिग्री एसोसिएशन और कोरिलेशन है वो हम लोग इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन के अंदर। इट इज़ हाईली वैल्यूएबल टूल इन द इकोनॉमिक्स एंड द बिजनेस रिसर्च सिंस मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जहाँ पे भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पे क्या मतलब है कॉज एंड इफेक्ट का, देखिए एक तो होता है कॉज, एक होगा आपके पास में इफेक्ट। तो कॉज का मतलब होता है कि जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप बदलाव कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू में, वो हो गया कॉज। और उसका हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं। तो मैनिपुलेशन किस में करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, यानी कि ये कॉज बनेगा, और इफेक्ट किस में देखेंगे, डिपेंडेंट के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाएगा तो वो कोरिलेशन के थ्रू देखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो उसका एक डिस्टिंक्शन ये चार्ट यहाँ पे है। इट मेजर्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो हम लोग कोरिलेशन की बात करते हैं ये डिग्री और डायरेक्शन बताता है वेरिएबल्स के बीच में। दूसरा है रिग्रेशन, इट मेजर्स द नेचर एंड एक्सटेंड द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ द डेटा, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या बताता है, नेचर बताता है किस तरीके का डेटा है, कि किस तरीके का यहाँ पे किस एक्सटेंट तक ये रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कितने लेवल तक का यहाँ पे रिलेशनशिप है। कोरिलेशन की बात करें तो इट इज़ ए रिलेटिव मेजर शोविंग एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ये आपका एक तरीका रिलेटिव मेजर होता है, जबकि रिग्रेशन आपका एब्सोल्यूट मेजर होता है। तीसरी बात करें, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल। अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो ये आपका चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट होता है दोनों से, जबकि रिग्रेशन के अंदर बात करते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है बट स्केल से ये डिपेंडेंट होता है। मानिए कि इसके अंदर अगर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर प्लस और माइनस करें तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मैंने पहले ही आपको बता दिया, इससे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं स्केल की, तो स्केल में चेंज करने से इसमें प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसके अंदर आपके पास जो मैंने बताया रिजल्ट आपका किसी भी यूनिट में मेजर नहीं होता, जबकि हम रिग्रेशन की बात करें, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसके अंदर हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट यूनिट की हम लोग बात करते हैं। कोरिलेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। ये आपका रिलेशनशिप -1 से +1 के बीच में चाहता है। जबकि हम इसके अंदर बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास में समीकरण बनते हैं, यानी कि इक्वेशन बनती हैं। किस केस में, रिग्रेशन के केस में y = a + bx, ये इक्वेशन बनती है, या y = a + bx + cx²। ये क्या है, ये चीज़ें अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। ये आपका यहाँ पे कोफिशिएंट जो कोरिलेशन होता है, बेसिकली रिग्रेशन के केस में यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन बनती है। कोरिलेशन के केस में -1 से +1 के बीच में लाई करता है। अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करें, इट इज़ नॉट ए फोरकास्टिंग डिवाइस। कोरिलेशन फोरकास्टिंग डिवाइस नहीं है, बट रिग्रेशन आपका फोरकास्टिंग डिवाइस होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कोरिलेशन की बात करें, देयर मे बी जीरो कोरिलेशन सच एज द वेट ऑफ द वाइफ एंड इनकम ऑफ हस्बैंड। हम लोग बात करते हैं कोरिलेशन की तो जीरो कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जीरो रिग्रेशन जैसा कुछ नहीं होता। रिग्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप निकल के आता है, जबकि कोरिलेशन आपका जीरो भी हो सकता है। जैसे हमने बात करी यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए वेट ऑफ वाइफ एंड इनकम ऑफ हस्बैंड, क्या वेट से इनकम का कोई डिफरेंस यहाँ पे एसोसिएशन है? कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे बात की जाए रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन की, तो रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन की सबसे पहले बात की जाए। रिग्रेशन लाइन्स और रिग्रेशन इक्वेशंस आर यूज साइमल्टेनियसली, यहाँ पे आपके एक तरीके से साथ साथ यूज की जाती हैं।
मतलब रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशन आपके यूज होते हैं साथ साथ में। रिग्रेशन इक्वेशन आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ये क्या है, इक्वेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रिग्रेशन लाइन का, जिसको हम लाइन के फॉर्म में बनाते हैं तो उसको हम इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए एक्स एंड वाई। इफ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, अगर वाई एक्स पे डिपेंड करता है तो देन द रिजल्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल कोरिलेशन। यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, तो इस केस में हम इसको सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं। If we take the case of the two variables x and y, we shall have two regression lines as the regression line of x on y और regression line of y on x। जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे तो वहाँ पे दो रिग्रेशन लाइन बनेंगी। जैसे मेरे पास x और y दो वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, तो इस केस में दो रिग्रेशन लाइन बनेंगी, एक बनेगी x ऑन y और दूसरी बनेगी y ऑन x। तो ये दो रिग्रेशन लाइन यहाँ पे बनती है। उसके बाद बात की जाती है वी शिल हैव टू रिग्रेशन लाइन। ओके, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द y फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x, और रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x फॉर गिवन वैल्यू ऑफ y। यानी कि x ऑन y का क्या मतलब है, x ऑन y का मतलब है हमको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है जबकि y की वैल्यू हमको पता होती है। y ऑन x का मतलब क्या होता है, हमको y की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है जबकि x की वैल्यू हमें पता होती है। तो यहाँ पे हम लोग y की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बताएंगे जब x की वैल्यू आपको नोन है, और x ऑन y के केस में हम लोग क्या बताएंगे, x की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को बताएंगे जब आपको y की वैल्यू पता होती है। मतलब y की वैल्यू में आप चेंजेस करेंगे और x की वैल्यू देखेंगे, y ऑन x में हम लोग x की वैल्यू में चेंजेस करेंगे, y की वैल्यू देखेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर हमारी इक्वेशन बनती है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस भी होंगे, एक एक्स ऑन वाई होगी। अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं चार्ट में तो यहाँ पे एक्स ऑन वाई एक लाइन में होगी और दूसरा वाई ऑन एक्स होगी। जैसे दो इक्वेशन है तो जितने इक्वेशन होंगे उतनी आपके रिग्रेशन लाइन भी बनेंगे। हाउएवर व्हेन देयर इज ए ईदर परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स द टू रिग्रेशन लाइन विल बी कोइंसाइड। यानी कि हमारे पास जब भी हम परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की बात करेंगे तो दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ एक लाइन होगी, दोनों जो लाइन हैं आपके रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगे, लाई करेंगे पूरी, तो मतलब सिंगल लाइन यहाँ पे बनेगी। जब भी हम बात करेंगे इसके बाद जीरो कोरिलेशन की, अगर कोई भी कोरिलेशन नहीं है तो लाइन ऑफ द रिग्रेशन आर एट राइट एंगल, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइन्स बनेंगी जब भी इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर राइट एंगल आपका बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसी इक्वेशन पे आते हैं। तो इक्वेशन में एक तो आता है रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, एक आता है रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। तो सबसे पहले y ऑन x की बात करें तो रिग्रेशन ऑफ y ऑन x में फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, इक्वेशन जो बनती है हमारी, दो इक्वेशन बनती हैं। पहली तो बनेगी y ऑन x के केस में y माइनस y बार इक्वल टू बी एक्स वाई, यानी कि बी वाई एक्स बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे इसको x माइनस एक्स बार से। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाली इक्वेशन। अब ये कब बनती है, इसके अंदर चेंजेस क्या है यहाँ पे, अगर हम इसको देखें रिग्रेशन ऑफ x ऑन y वाले में देखें तो यहाँ पे देखिएगा आपको x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस वाई बार। तो आपको इसके अंदर चेंजेस क्या दिख रहे हैं, देखिए y ऑन x है ना, तो मतलब वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, y की कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में सबसे पहले y की आएगा, y माइनस वाई बार आएगा इक्वल टू बी वाई एक्स क्या है, ये आपका एक तरीके से क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो बी वाई एक्स आएगा जब भी हम y की वैल्यू निकालेंगे तो पहले y वाला आएगा, फिर x वाला आएगा और फिर x माइनस एक्स बार यहाँ पे आएगा। तो ये इसके अंदर आएगा और यहाँ पे देखेंगे x ऑन y तो सबसे पहले x माइनस एक्स बार आएगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, इक्वल टू होगा b एक्स वाई क्योंकि यहाँ पे भी x की वैल्यू पहले आएगी और फिर आएगा y माइनस वाई बार। तो ये इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन होती है पहली वाली इक्वेशन की। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ, ये होता है x ऑन, अगर y ऑन x है तो y इक्वल टू होगा a प्लस बी एक्स। अब इसके अंदर जो y होता है ये आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और जो x है वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हम जो वैल्यू पुट करेंगे x की फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे और जिससे हमें y की वैल्यू पता चलेगी। मतलब x की वैल्यू जैसे 1 रखी, देखेंगे y की क्या आती है वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी। ऐसे ही हम लोग x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। मतलब हम चेंज किस में करेंगे, x की वैल्यू में करेंगे
और जिसमें हम लोग चेंज करते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इस केस में हम लोगों का y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो बाकी के जो टर्म हैं वो क्या है, a और b। a और b को, a को बोलते हैं यहाँ पे, इसका नाम होता है इंटरसेप्टर, इसको बोला जाता है इंटरसेप्टर। और जो b होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो इस तरीके से इसके अंदर बात होती है कि a जो हो गया आपके पास में यहाँ पे, वो हो गया इंटरसेप्टर, जैसे यहाँ पे भी दिख रहे हैं a आपके पास में यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेप्टर, और जो b है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो इस तरीके से, और इसमें y क्या हो जाएगा आपके पास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो जाएगा, क्योंकि x को निकालना है तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही चीज़ इसके अंदर चेंज हो जाएगी जब भी हम बात करेंगे y ऑन x की। तो y यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, a क्या हो गया, हमेशा स्लोप, ये आपका इंटरसेप्टर रहेगा, और b हमेशा आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज़ें दोनों स्टैटिक हैं, a और b, बस इसके अंदर आपकी चीज़ें चेंज होंगे कहाँ पे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में। मतलब जो निकालना है पहले वो आएगा, फिर जो आपको ऑलरेडी गिवन है जिसकी वैल्यू में मैनिपुलेशन करना है वो आपकी वैल्यू बाद में आएगी। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। मतलब आपको जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, बेसिकली आपको रिग्रेशन जो निकालना है, किस पे निकालना है, y ऑन x निकालना। तो याद करने के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई बार पहले आएगा हमेशा। x ऑन y है तो x माइनस एक्स बार पहले आएगा, बाद में आपके पास में सिर्फ बचता है बी वाई एक्स, और जब भी y आएगा पहले निकालना तो वाई एक्स आएगा b के साथ में, और अगर x निकालना रहेगा तो बी एक्स वाई आएगा। तो सिंपल सी बात हो गई। तो यही चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की गई हैं, सारे के सारे इसके अंदर पढ़ सकते हैं आप, इसके अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात होती है। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। द क्वांटिटी बी इन द रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो हम लोग बी की बात करें ना, एक्स ऑन वाई, बी वाई ऑन एक्स, तो ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये एक्स ऑन वाई को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई ऑन एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, इसको हम लोग बी एक्स वाई लिखते हैं, और रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स, इसको हम लोग बी वाई एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको टेबल गिवन है रिग्रेशन कोफिशिएंट की, और मेथड्स आपको दी गई है, जैसे यूजिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको गिवन है, तो उस केस में बी एक्स वाई को कैसे निकालेंगे आप, आर इंटू ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सिंपल। जब आपको क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आपको गिवन है, और आर यानी कि कोफिशिएंट कोरिलेशन आपको गिवन है। सिंपल सी बात है, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमेशा बी एक्स वाई निकाल रहे ना, तो मतलब एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन का ऊपर आएगा, वाई जो बाद में है वो नीचे आएगा। अब सिंपल है, दूसरा भी इसका वाई से वर्सा हो जाएगा, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स, कैलकुलेशन क्या होगी, वाई की होगी, मतलब ऊपर वाई आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मतलब आर से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नीचे। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अगर आपको दिया गया डायरेक्ट मेथड यूजिंग सम ऑफ एक्स एंड वाई के डायरेक्ट मेथड से आपको करना है, तो इस केस में इस मेथड को अपनाना है। बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा इंटू माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये जो मेथड है ना, आपने कहीं पर देखा लग रहा होगा, ये था आपके पास में जब हमने पढ़ा था क्या कि कोरिलेशन, जब हमने पढ़ा था कोरिलेशन कोफिशिएंट में, हमने पढ़ा था कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब पढ़ा था, उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला दिखता था, और ये थोड़ा छोटा फॉर्मूला, नीचे आपको वाई का भी एक्स का भी दोनों दिखेगा। उस समय ये हुआ करता था, जब मैंने आपसे कहा था एन इंटू सिग्मा एक्स वाई था। अब आपको सिग्मा एक्स को अलग, सिग्मा वाई को अलग बाइफरकेट करना है, और नीचे से सिग्मा वाई का पहले आपको स्क्वायर लेना है, फिर आपका होल स्क्वायर लेना है, ऐसे एक्स का स्क्वायर लेना है, फिर आपका एक्स का होल स्क्वायर लेना है। ये उसके अंदर फॉर्मूला था, थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर लिया गया। तो ये भी सिंपल है, बी एक्स वाई निकालना है तो ऊपर एक्स वाई से होगा, और फिर आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होगा, और नीचे आपका सिग्मा वाई स्क्वायर यहाँ पे पहले आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग बी एक्स वाई निकाला तो सिग्मा वाई स्क्वायर पहले आएगा। इसके अंदर देखो बी वाई एक्स निकाला तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पहले आएगा। बस सिंपल इसका डिफरेंस इतना होता है। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। वन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। जब आपका डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लिए गए हैं तो उस केस में बी एक्स वाई को हम लोग निकालते हैं सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर से,
और इसमें आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से। जब एक्स वाई निकाल रहे हैं तो नीचे वाई की वैल्यू आएगी, वाई का स्क्वायर होएगा। सिग्मा एक्स वाई निकाल रहे हैं, वाई एक्स निकाल रहे हैं तो नीचे एक्स की वैल्यू आएगा। तो ये इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होती है वो होती है इसकी प्रॉपर्टीज़। हमेशा प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। पहली प्रॉपर्टी है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये हमने पहले समझ लिया है। जब भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात आएगी तो ये ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, रिग्रेशन कोफिशिएंट का, यानी कि अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक। दूसरा, इफ वन द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी देयर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। दूसरा जो है वो लेस देन यूनिटी। अगर एक आपका एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा हो गया तो दूसरा कोफिशिएंट आपका हमेशा एक से कम होना चाहिए, यानी कि यूनिटरी से कम होना चाहिए। अगर एक यूनिटरी से ज़्यादा हो गया तो हमेशा एक यूनिटरी से कम होगा। अगर उन दोनों ज़्यादा हो गए तो इस केस में आंसर आपका गलत आएगा, क्योंकि इसमें बात की जाती है सिंस द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट एक्सीड यूनिटी, मतलब एक से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती कभी भी। आंसर में अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आती है तो मतलब आंसर आपका गलत है। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट है 1.2 और दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट 1.4 दिया गया है। आर की वैल्यू अगर हम लगाते हैं यहाँ पे ये आपका ये फॉर्मूला बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो आपके पास हम 1.29 आता है, जो कि गलत है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी 1 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती आर की वैल्यू। ठीक है बात। तो अगर एक आपका जैसे 1.2 था तो दूसरा आपका यूनिटी से कम होना चाहिए, मीन्स आपका 0.8 होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो इस केस में ऐसे ये कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद बात आती है थर्ड की, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट विल हैव द सेम साइन। हमेशा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा उसका साइन हमेशा सेम होगा, यानी कि इस केस में अगर एक आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, अगर एक निगेटिव होगा तो दूसरा भी निगेटिव होगा। इस केस में अलग अलग साइन नहीं हो सकता, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का हमेशा सेम साइन होगा, चाहे वो पॉजिटिव के केस में चले या चाहे वो निगेटिव के केस में चले। जैसे हमने बोला कि एक जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि दूसरा आपका नेगेटिव में होगा, क्योंकि दोनों सेम साइन से होंगे। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव। तो इस तरीके से ये चलता है। जैसे हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, एक एग्जांपल के लिए हमारे पास बी एक्स वाई क्या आ गया है, -0.2 है और बी वाई एक्स है -0.8। बी वाई एक्स है आपके पास में -0.8। तो इस केस में आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आर की वैल्यू भी माइनस में आएगी। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, सबसे बड़ा डाउट इसी के अंदर होता है। कैसे? क्वेश्चन हमेशा 100 में से 90 टाइम्स इसमें क्वेश्चन गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है नहीं पता होता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको देखो यहाँ पे मैथमेटिकली अगर आप करोगे तो आप सही हो, ठीक। मैथमेटिकली अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो आप सही हो गए इस केस में, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना -0.2 और -0.8 को, तो हमेशा आपके पास में वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आती है, प्लस में आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की, तो वो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस में वैल्यू है -0.2 एक रिग्रेशन कोफिशिएंट, दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट भी माइनस में वैल्यू है -0.8। तो आंसर जो आएगा 0.4 दोनों को मल्टीप्लाई करके वो भी माइनस में आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये प्लस में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे कि हम लोग बात करते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट वुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी कि जो एवरेज वैल्यू रहेगी किसकी? रिग्रेशन कोफिशिएंट की। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स आपके पास है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमेशा आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट से बड़ा होगा, यानी कि आर से बड़ी होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि वैल्यू दी है, जैसे एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.8, दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.4। अगर इन दोनों के एवरेज निकाल रहे हैं 0.6, तो ये आर की वैल्यू से बड़ा होगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखो आर निकाला है √ 0.8 0.4, तो 0.566 आया, मतलब 0.6 ग्रेटर है 0.566 से। तो ये आपका इसी के अंदर ये चीज़ बताई गई है। और लास्ट में अगर बात करें यहाँ पे, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, मतलब इसके अंदर प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो हम लोग बोलते हैं इसके अंदर कि टोटल वेरिएंस की। टोटल वेरिएंस हमेशा क्या होता है? टोटल वेरिएंस इक्वल टू होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस।
दोनों चीज़ें, अगर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस हो गया प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि आर स्क्वायर, जिसको कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोला जाता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं इसको निकालने की, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको कि आर स्क्वायर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो भी है, जितना भी एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है उसको डिवाइड करते हैं टोटल वेरिएंस से, तो आपके पास में आर स्क्वायर आता है, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। अब दूसरा आता है कोफिशिएंट ऑफ इन नॉन डिटर्मिनेशन, तो सीधी सी बात है 1 में से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को माइनस कर दें जो कि आर स्क्वायर है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आइटम बचेगी वो हो गई कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है, कभी कभी पूछ ली जाती है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, तो इसके अंदर इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो स्टैटिस्टिक्स का है रिग्रेशन और कोरिलेशन, ये एंड होता है। मोस्ट ऑफ दी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी मैंने इसके अंदर कवर की हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको बार बार देखनी पड़ेंगी, इसके फॉर्मूलेज को आपको बार बार देखने पड़ेंगे, इससे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। इसके बाद आपका एक ही टॉपिक, लास्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर बचता है, वो आपका टाइम सीरीज। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।